तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या? दिष्ट धारा यानी कि डीसी सर्किट। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए, इसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको दिष्ट धारा। सबसे पहले इसमें आता है आपका कौन सा? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है ना? प्रतिरोध क्या है भाई आपका? प्रतिरोध पदार्थ की जो है, देखेंगे कोई भी अगर एलिमेंट आप उठाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे धारा के मार्ग में कहीं ना कहीं अवरोध आपको मिलना ही मिलना है। कोई भी एलिमेंट आप ले लें। अगर कॉपर की बात करेंगे, जो सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है, इसमें भी इसकी कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी आप कह सकते हैं प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस है ना? इसी से निकला हुआ प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो कोई भी एलिमेंट लेंगे रेजिस्टेंस तो मिलना ही मिलना है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी भी पदार्थ में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वही आपका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें पॉइंट क्या दिया है आपका? अगर इसके मात्रक की बात की जाए, अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होता है आपका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एनीबॉडी गेसेस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम का नाम सुने हैं क्या? यही तो होता है, यानी इसका जो मात्रक होता है आपका, इसको इस अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के नियम क्या क्या, यानी प्रतिरोध आपका किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि चलिए इसको बना लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा। तो दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नियम। अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो मान के चलिए कोई आपके पास कंडक्टर है ना? कोई भी कंडक्टर है, उसका एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, या आप कह सकते हैं उसका एरिया भी होगा, और उसकी लंबाई भी होगी। ठीक है, यानी उसकी लंबाई भी है। जैसे मान चलिए लंबाई का हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक भाई। उसके बाद इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है भाई कि जैसे ये नोक बनी है ना, यही होता है कि मतलब इससे आप कितना जो काम करवा रहे हैं वही आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पूरा हम नहीं लेते, पूरा भाग नहीं लेते, जहां से धारा बहती बस उसी भाग को लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध का जो नियम है, यानी जो आपका प्रतिरोध है कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा क्या कहलाता है इसमें, यानी कि जो प्रतिरोध का दूसरा नियम क्या है, वो आपके जो ये कंडक्टर है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/। ठीक, इतनी बात समझ में आई भाई? समझ पा रहे हैं? अब देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण अगर मिलाएंगे आप तो क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। ठीक, समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए, है ना भाई? तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का अगर चिन्ह हटाएंगे आप तो एक नेतांक का गुणा होता है, एक कांस्टेंट का कहीं ना कहीं आप गुणा करते हैं। तो देखिए अगर ये महाजन हटेंगे
तो एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जब हटाएंगे ये, तो एक नेतांक का गुणा होता है जिसका नाम क्या होता है, रो होता है। ठीक है, पी नहीं है, रो है, इंटू एल बाई। ठीक, इतना समझ पाए आप लोग। अब देखिए इसको क्या कहते हैं भाई, ये होता है आपका क्या, रजिस्टिविटी, इसी को बोला जाता है। ये आपकी रजिस्टिविटी कहलाती है, जिसको हिंदी में अगर बात की जाए तो प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, प्रतिरोधकता कहलाती है। अगर इसकी बात, ये तो आपकी लंबाई है ही है, यानी ये चालक की क्या है, लंबाई है। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया है। ठीक, तो ये चीजें यहां से निकल के आ जाती है कि प्रतिरोध किन किन मानों पे डिपेंड करता है। पहली बात, प्रतिरोध जो डिपेंड कर रहा है, अगर पहली बात की जाए तो ये तो लंबाई पे है, यानी कि कंडक्टर कितना लंबा है। दूसरी अगर बात की जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसके ऊपर डिपेंड। तीसरा फैक्ट इसमें निकल के आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई ये चीज क्या होती है, जो रजिस्टिविटी आपकी होती है वो क्या होती है, यानी रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये पदार्थ की कहीं ना कहीं प्रकृति होती है, यानी उसकी जो बिहेवियर है, यानी पदार्थ का जो बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है। जो आपकी रजिस्टिविटी होती है वो पदार्थ का कहीं ना कहीं बिहेवियर को प्रदर्शित करती है, अर्थात वो धारा के मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये चीज अगर ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया तो चूंकि ये इसके युगल में है तो वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है आपकी रजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल के ऊपर। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे इधर। अब देखिए अगला क्या दिया इसमें, तीसरा वाला पॉइंट जो है, तीसरा वाला पॉइंट क्या इसमें दिया है, तीसरा वाला पॉइंट आपका तीसरा वाला पॉइंट क्या है इसमें, तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। तीसरा पॉइंट यही है। तो देखिए जितने भी कंडक्टर हैं आपके, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सिल्वर है, उसके बाद आपका एयू है यानी सोना है, जितने भी कंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए, इनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए, अगर ये टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रहा तो कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर मान चलिए रेजिस्टेंस है, यानी ये भाग जो रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, तो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस करते चले जाएंगे, ये भाग अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं लिनियरिटी को प्रदर्शित कर रहा है, एक सरल रेखीय को प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपके रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। ये क्या होता है, कंडक्टर की बात। अगर कंडक्टर की बात की जाए, जैसे आपके अगर लिखना चाहें तो जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर यानी एजी, एयू, सोना, ये जितने भी कंडक्टर हैं आपके, अगर इनका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। होता क्या है इसमें, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, जैसे अगर कॉपर की बात की जाए, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 होता है, तो देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 18, 1 हो जाएगा। यानी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। इसके चारों तरफ आपके कहीं ना कहीं क्या होते हैं,
1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, ऐसे मान लीजिए। तो देखिए पहले में आपका कितना है, 2 है, दूसरे में क्या है, 8 है, तीसरे में क्या 18 है, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका जो फोर्स होता है यहाँ पे बहुत कम होता है, यानी जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है उस पे कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस का फोर्स है, जो आप केंद्रीय बल लग रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इस पे कम है। तो थोड़ा भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आप तापमान बढ़ाएंगे थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये महाजन निकल जाएंगे, यानी कि ये छोड़ के अपनी कक्षा को बाहर पदार्थ में भ्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव रूप से आवेशित हो गया। अब पॉजिटिव रूप से आवेशित हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई कंडक्टर की बात, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, किस पे, किस पे भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मैंने कंडक्टर पे बता दिया। लेकिन अभी आपके दो एलिमेंट और बचते हैं, एक आपका सेमीकंडक्टर होता है, हमने कुछ और बोल दिया होगा, सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या बचता है इसमें, तीसरा इसमें क्या बचता है आपका, इंसुलेटर। ये दो पदार्थ और आपके आते हैं, या आप कह सकते हैं दो एलिमेंट और आते हैं, आपका सेमीकंडक्टर, दूसरा आपका इंसुलेटर। अब देखिए इनका टेम्परेचर अगर बढ़ा, अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब आ जाते हैं इसमें। इनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे सिलिकॉन की बात की जाए या जर्मेनियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, जर्मेनियम की अगर बात की जाए तो 32 होता है। 32 होगा, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2 8 18, कितना हो गया भाई, 4। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर रहता, सॉरी, तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता तो वो आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जानते हैं, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनका ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक से ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब इनका रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं जब इनका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घटता चला जाता है, वो घटता चला जाता है। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस जब बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। उसी प्रकार से आपका जो इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर है उसका भी जब रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे, इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब इसका भी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉइंट करके अगर आप लिखना चाहें तो सेमीकंडक्टर लिख लीजिए ऐसे, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, जबकि ऐसे लिख लीजिएगा, जबकि एल्युमिनियम, या ऐसे लिख लीजिए, जबकि चालक, जबकि चालक या कंडक्टर जिसको बोलते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, ये टेम्परेचर का सिंबल है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी चीज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
चलिए अगला देख लीजिए, इसमें क्या है। ये तो हो गया तापमान का प्रभाव। अगला देखिए, श्रृंखला में संयोजन यानी प्रतिरोधों का संयोजन अगला है। तो पहला आपका दिया है क्या, श्रृंखला में संयोजन। जैसे मान के चलिए आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस आपके हैं ऐसे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे हैं। अगर मान के चलिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु पहला बिंदु दूसरा बिंदु पहला बिंदु, देखिए इसमें क्या होता है, श्रृंखला में जो संयोजन होता है आपका, वो पहले कंडक्टर या आप कह सकते हैं पहला जो रेजिस्टेंस है उसका जो आखिरी सिरा होता है वो दूसरे वाले कंडक्टर के पहले वाले सिरे से जोड़ा जाता है इस तरीके से। अब देखिए दूसरे वाला यानी आप कह सकते दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसका जो आखिरी सिरा है वो तीसरे वाले कंडक्टर के पहले वाले सिरे से, और आखिरी वाला जो कंडक्टर है आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है उसका जो आखिरी सिरा है उसको लाके कहाँ जोड़ देंगे, पहले वाले कंडक्टर के पहले सिरे से। इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो आपका क्या कहलाता है, श्रृंखला संयोजन कहलाता है। आप कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है उसी को। ठीक, एक चीज और जानिए इसमें, अगर हम जैसे यही रेजिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए ऐसे हमने जोड़ा है, ऐसे हमने जोड़ा है और एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करवा दिया गया या जोड़ दिया गया। अगर इसके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ना, और वोल्टेज आपने V लगाया है, क्या होगा भाई, जो यहां से धारा जाएगी, मान के चलिए I निकल रही है, तो वो पूरे सर्किट में देख रहे हैं कहीं कोई ब्रेक नहीं है, आप कह सकते हैं कोई ऐसी शाखा नहीं मिल रही जिसकी वजह से ये धारा कहीं और जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो धारा यहां से निकली आपकी वो पूरे सर्किट में क्या कर रही है, बह रही है, या आप कह सकते हैं जो आई धारा है वो सब जगह समान है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर। तो एक चीज यहां से निकल के आ गई कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें धारा का मान, या आप कह सकते हैं धारा का मान जो होता है समान होता है। ठीक, चलिए इसको तो लिखवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक चीज यहां से निकल गई कि सीरीज में धारा का मान समान है जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर बात की जाए जैसे यही है आपका, तो धारा इसमें आपने बैटरी लगा दिया तो यहाँ पे धारा आई है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 है R2 है, लेकिन धारा तो समान है। लेकिन जब इसका वोल्टेज आप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वोल्टेज यहाँ पे अलग मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे अलग मिलेगा, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस वो अलग अलग, धारा का मान समान, लेकिन जो आपका वोल्टेज कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस पे। यानी कि दो चीजें यहां से निकल गई कि धारा का मान तो समान है लेकिन उसके साथ साथ आपका वोल्टेज क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग ब्रांचों में उसका, या आप कह सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है उसका मान अलग अलग। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर वही कहानी, ऐसे रेजिस्टेंस आप बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, 3 बनाइए, कम से कम 3 बनाइए। इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, इसको पहला, इसको दूसरा, या आप कह सकते थोड़ा सा नेक्स्ट पे समझ लीजिए, इसको जगह मिल जाएगी आपको। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप बैटरी ले लीजिए, ये है आपका R1 R2 R3, ये वोल्टेज है। तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा। तो एक काम करिए, जो लास्ट सिरा है उसको
जो अदर आपके रेजिस्टेंस हैं उसके लास्ट सिरे से जोड़ दीजिए। ठीक, और रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है और जो अदर रेजिस्टेंस है उसके पहले सिरे से आप जोड़ दीजिए। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका वो क्या कहलाता है? समांतर कॉम्बिनेशन कहलाता है या संयोजन कहलाता है ना। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें धारा का मान समान होता है या वोल्टेज का मान समान होता है, या वोल्टेज का मान समान होता है या धारा का मान समान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने जो वोल्टेज लगाया है उस सब जगह देखिए वही अप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? यानी आपने जो वोल्टेज लगाया वो सब ब्रांचों में क्या है? समान है। इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक, लेकिन धारा जब यहां से आप निकालेंगे, आई जब निकलेगी तो कई भागों में डिवाइड होगी, इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी। इसका मतलब जब यहाँ आप पहुंचेंगे तो आपको कई रास्ते, एक रास्ता यहाँ मिल गया, एक रास्ता यहाँ मिल गया। अब कितना धारा जा रही है? I1 I2 I3 मान लीजिए। इसका मतलब ये है कि इसमें धारा का मान तो भिन्न भिन्न होता है, जबकि आपका वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्या? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्या है आपका? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए यहीं देख लीजिए। इस प्रकार की जो आकृति थी आपकी वो क्या थी भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन थी, है ना। ये कौन सी सीरीज कॉम्बिनेशन थी? तो पैरेलल कैसे हमने बनाया? ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, ये पैरेलल हो गया। फिर सीरीज कैसे? ऐसे ऐसे। तो देखिए ये जो पैरेलल है उसको अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? आप कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है भाई? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, अगर इसका मान R1 है, R2 है और इसका मान R3 R4 डाल लीजिए, तो देखेंगे दो चीजें, यानी R3 R4 आपकी सीरीज में है और R1 R2 आपका क्या है? पैरेलल में। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है भाई? समानांतर और श्रृंखला संयोजन कहलाता है, या आप कह सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला। चलिए अगला है ओम का नियम। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखा जाएगा, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, ओम का नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।